किंगडम, पूरा विश्व हमारे लिए परिवार है और परिवार है तो हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी। इसलिए भारत ये अपनी जिम्मेदारी समझता है कि जिम्मेदारी केवल अपने प्रति नहीं, भारत की जिम्मेदारी पूरे विश्व के प्रति। आपसे जानना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि वो तो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने आके लॉस बना दिए और कॉडिफिकेशन कर दिया, वरना तो ये लॉलेस कंटेंट नहीं, और कोई एक अमूमन जिसे मनुस्मृति का उदाहरण दिया जाता है, मनुस्मृति अकेली एक कोई स्मृति नहीं थी भारत में। ऐसी बहुत सारी लॉ की बहुत ब्रिटिश थी भारत में, और भारत में न्याय व्यवस्था बहुत इवॉल्व व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था भी इसीलिए भारत में इस तरीके की इवॉल्व हुई धर्म है कि यहाँ लोगों के बहुत अंदर तक बसा हो, यहाँ कानून स्थापित लोगों के अंदर स्वयं भय था। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो न्यायोचित नहीं, चोरी नहीं करना, क्योंकि वो न्यायोचित नहीं, वो धर्मोचित नहीं है। यही वो प्रोसेस थी एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन की, कि जो अलग अलग भारत के भाग थे, कुछ रियासतें बहुत छोटी थी, कुछ रियासतें बहुत बड़ी, उन सभी को कैसे एक रूप में पिरोया जाए। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे लीडर्स की जो जीनियसनेस, सरदार का और बहुत सारे जो दूसरे लोग जो इस सारी प्रोसेस में लगे रहे। बहादुर भाई की जो अपनी किताब लिखते हैं भारतीय संविधान अंत ही कहानी जी, उसमें जब वो लिख रहा है तो यही लिख रहा है कि अंदर आप संविधान बना रहे हो बिल्कुल, और बाहर जो है पूरा देश केओस में है और दंगे हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल है, ट्रेनों में लाशें आ रही हैं और अंदर संविधान बन रहा है। हम देखते हैं प्राय हमारे जो संदर्भ गढ़े गए कि उनमें से जो पोस्ट 1000 AD के बाद का फेज जो उठाया जाता है, तो उसमें हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुर्क्स ने जब अटैक किया, इसका पूरे भारत में शासन स्टैब्लिश हो गया और उसके बाद से भारत निरंतर गुलाम रहा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण गलत नैरेटिव। महाराजा छत्रसाल की राजधानी पन्ना, पन्ने और पन्ना ये जगह हीरा के लिए जानी जाती है। यहाँ पे हीरा बहुत होते हैं, हीरे बहुत होते हैं, और शायद एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा हीरा होता है। ऐसे ही एक हीरा निकलता है और पन्ना की धरती छोड़कर पहाड़ों में पहुंच जाता है। वो पहाड़ों में अपने वकालत की पढ़ाई पूरी करता है और वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद आज के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमानी के साथ जूनियरशिप में लग जाते हैं। वकालत की पढ़ाई के साथ साथ दिलचस्पी इतिहास में भी है। इतिहास जो बहुत छुपा के रखा गया हम सब से। ये छात्र सोचते हैं कि क्यों ना इस इतिहास को उजागर किया जाए, बताया जाए कि क्या कुछ रह गया जो हमें नहीं पता, क्या कुछ होना चाहिए जो हमें पता होना चाहिए। ये जिम्मेदारी वो अपने कंधों पे लेते हैं और एक किताब लिखते हैं। वो किताब जो पढ़ने के लिए आपको बहुत लंबा समय लगेगा, तो सोचिए कि लिखने में वो कितने समय गुजारे होंगे। 750 पन्नों की ये किताब जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि इसमें क्या कुछ लिखा होगा, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो लगा कि कितनी जरूरी किताब है ये, क्या कुछ इसमें लिखा नहीं है। इस सवाल के साथ आज हम हैं, और ये किताब कितनी जरूरी है जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ भारत पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, और जिसको लिखा है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यशराज सिंह बुंदेला जी। सर, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ लॉ कास्ट। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपना टाइम निकाल के और इतने इम्पोर्टेंट एंड बिजी शेड्यूल से लॉ कास्ट में आए हो, लॉ स्टूडेंट्स के लिए या जूरिस्ट्स के लिए जो लॉ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो किस तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचे, उसमें आपने अपना समय निकाला। सबसे पहले तो उसके लिए धन्यवाद। और ये किताब पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि मतलब क्यों हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया गया ये। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये किताब पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव को कवर करती है इंटीग्रेशन ऑफ भारत में, जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसके पीछे का क्या रीजन है कि आज हम 70-75 सालों में ऐसी किताब पा रहे हैं जो शायद हमें तब मिल जानी चाहिए थी जब देश आजाद हुआ था। तो थोड़ा सा इसके बारे में। वही लगता है शायद पहले भी कई लोगों ने ऐसा प्रयास किया होगा कि इस प्रकार से कुछ काम किया जाए, तब कुछ हो भी,
लेकिन ये मुझे लगा कि शायद ये एरिया है जिसमें काम किया जा सकता है। और जो कुछ विषयों को लेके, कुछ केसेस को लेके मैं इस सारे इशू में रिसर्च कर रहा था, और भी मेरे बहुत सारे सहयोगी थे। तो रिसर्च करते करते बहुत सारे पक्ष जो हैं, भारतीय संविधान कैसे अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंचा, इसकी एक यात्रा है। और वो यात्रा और भारतीय संविधान को तब तक वास्तव में नहीं समझा जा सकता जब तक हम भारतीय इतिहास को समझें, क्योंकि भारतीय इतिहास के माध्यम से हमें जर्नी स्टेजेस का पता चलता है कि कैसे हम वर्तमान तक पहुंचे, उसकी क्या यात्रा है। तो वे इतिहास के रास्तों से होते हुए और उसके बाद किसी भी संवैधानिक व्यवस्था के अस्तित्व में आने को पहले एक राजनीतिक चर्निंग जरूर होती है। और उस राजनीतिक जो प्रोसेस होती है, वो जो राजनीतिक रूपांतरण के लिए जो प्रयास होते हैं, उन सारे प्रयासों का परिणाम होता है एक संविधान। इसीलिए इस किताब का शीर्षक है इंटीग्रेशन ऑफ भारत, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। तो ये पहली ऐसी किताब है अपने में, इंटीग्रेशन ऑफ भारत पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। जैसी किताब मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन ऑफ भारत पे तो हमें बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, बट उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या है, जो हमारे लॉकास का भी यही पर्सपेक्टिव है कि किसी चीज के लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो ये अपने में बहुत यूनिक बुक है इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो। दूसरा, जब आप बुक शुरू करते हैं तो आप दो चीजों पर बहुत जोर देते हैं, वो पढ़ते हुए भी मुझे लगा, और पूरी किताब में कहीं ना कहीं आपने उस बिलीफ सिस्टम को एस्टेब्लिश करने की भी कोशिश करी है। उसमें दो चीजें हैं, एक तो जो कोट है एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, और दूसरा है वसुदेव कुटुंबकम। You say in your acknowledgement and introduction also that this is the core belief system of Bharat and the only reason for its survival even after lots and lots of attacks on it by the different invaders, whether it is Mughals, whether it is Britishers or any outsider. तो इन दो कोर्स को लेके आपके मन में ऐसा क्या पढ़े और कैसे आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि भारत के बिलीफ सिस्टम में इतना जरूरी क्यों, वो थोड़ा सा एक बार बताइएगा। क्योंकि वैसे ये किताब जो है, इसकी जो सेंट्रल थीम इंटीग्रेशन ऑफ भारत, कैसे भारत में अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं जो रही, जैसे रियासतें थी और प्रोविंसेस थी, और अलग अलग कालखंड में अलग अलग पॉलिटिकल, मिलिट्री और ये सारे जो प्रोसेसेस और सारी चीजें हुई चलनी, इसके बाद में कैसे एक रूप में आके संवैधानिक व्यवस्था में आई, वो ये तो उसकी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस, ये सारी चीजें कवर करती है। तो इससे हमें पता चलता है कि राष्ट्र के अस्तित्व में आने की प्रक्रिया क्या है। लेकिन जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, तो भारत का इतिहास पिछले 100 वर्षों का हो, 200 वर्षों का हो, 300 वर्षों का हो, इस प्रकार से नहीं। भारत परमात्मा की ऐसी कृपा रही इस लैंडमार्क के लिए कि आप देखिए कि बहुत सारे राष्ट्रों में तो मैनमेड बाउंड्रीज है, लेकिन भारत की जो बाउंड्रीज है वो परमात्मा ने या प्रकृति ने स्वयं निर्धारित करके बनाई, वहाँ डिजाइन किया गया। आप देखिए ऐसा लैंडमार्क जिसके जो इसकी जो एंशिएंट टेरिटरीज जो मानी जाती है, वो हिंदू कुश नॉर्थ में हम मानते थे, नॉर्थ वेस्ट रीजन में, यहाँ हिमालयन रीजन पूरा उसको कवर करता था एक्सट्रीम नॉर्थ में अगर हम देखें, और वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक हिमालय पूरा कवर करता था, और दक्षिण में सी साइड से हम 3 साइड से प्रोटेक्टेड है। तो ये हमारी नेचुरल प्रकृति ने हमें इस प्रकार से एक मतलब एक नेचुरल बाउंड्रीज फॉर्म करके शायद इस भारत को प्रेजेंट करती है। तो यदि हम कुछ बहुत विशेष लोगों का अध्ययन करें, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, चित भगवानंद जी, जिनका मैंने उल्लेख भी किया, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो आपको ये मालूम होगा किसी भी राष्ट्र की एक मूल धारणा होती है, वो उसके सर्वाइवल, वो उसके अस्तित्व में बने रहने का कारण होता है। ये शायद संभवतः हर राष्ट्र के लिए है,
और अलग अलग समय में अलग अलग राष्ट्र जो है अपने आप को कुछ अस्तित्व में रहे, कुछ अस्तित्व में नहीं रहे। इसलिए कोई भी राष्ट्र अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है, उसकी मूल अवधारणा से जुड़ा होता है कि क्या भारत की ऐसी कौन सी मूल अवधारणाएं हैं जिसके कारण से वो पिछले हजारों वर्षों से निरंतर अस्तित्व बना हुआ है। संघर्षों के दौर में सब कुछ देखा, लेकिन अस्तित्व में बना है। हाँ, तो मतलब उसका बिलीफ सिस्टम यस, उसका मूल था, उसकी उसकी जो अंतर चेतना है, उसके मूल में क्या है, उसका विचार क्या है, वो पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को, पूरे मानव जगत को, पूरे विश्व के लिए क्या उद्देश्य निर्धारित करता है, वो किस प्रकार से इस पूरे वर्ल्ड को देखता है। तो ये जो पूरी चर्नी हुई है, जो पूरी प्रोसेस रही भारत में अनेकों वर्ष तक हुई, तो उसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि ये जो दो मूल वाक्य हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, तो यहाँ ही यही एक वो भारत राष्ट्र है, यही की वो ये संस्कृति है जो शायद हर हर प्रोसेस को, परमात्मा तक पहुंचने वाले हर रास्ते को स्वीकार करती है। तो और उस प्रोसेस में प्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान करते हुए परमात्मा के साथ मेल की बात करें। दूसरी, हम हमारे लोगों में, भारत के लोगों में, इस लैंडमास में रहने वाले लोगों में, या इसके बाहर रहने वाले लोगों में, या विश्व के किसी और कोने में रहने वाले लोगों में भेद नहीं मानते। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारे लिए परिवार है, और परिवार है तो हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी। इसलिए भारत ये अपनी जिम्मेदारी समझता है कि उसकी जिम्मेदारी केवल अपने प्रति नहीं है, भारत की जिम्मेदारी पूरे विश्व के प्रति। इसलिए जो भी फिलॉसफीज इवॉल्व हुई भारत में, वो पूरे विश्व के विकास को, पूरी मानवता के विकास को ध्यान में रखते हुए हुई, और उस आधारशिला पे ये पूरी भारत की जो यात्रा है हजारों वर्षों की, वो उसकी एक निरंतर चलती आ रही एक धारा प्रवाह है, जिसको शायद हमने जब इसका अध्ययन करते हुए उस सारी बातों का ध्यान में रखते हुए इस यात्रा को शुरू करने का प्रयास हुआ। इसीलिए इसकी शुरुआत में फाउंडेशनल प्रिंसिपल में ये मूल वाक्यों के साथ शुरुआत हुई। इसमें आप जब आगे बढ़ते हैं, ये पूरा बिलीफ सिस्टम और एंशिएंट इंडिया पे पूरा डिस्क्रिप्शन देते हुए और डिस्क्राइब करते हुए, तो आप जब पहुंचते हैं ब्रिटिशर्स के आगमन पे, तो आप उसमें लिखते हैं कि मराठाओं का साम्राज्य था और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को मराठा से लिया, ऐसा लिखते हैं। पर हमने पढ़ा है, और ज्यादातर जो आम जनमानस में ऐसी धारणा है कि पहले एंशिएंट इंडिया जो भी था, फिर मेडिवल इंडिया आया, उसमें मुगल्स आए, मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स आए, और मुगल्स से जहांगीर के कोर्ट रूम में जाते हैं और वहां से पूरा मुगल्स का साम्राज्य था और वहां से ले लिया, फिर ब्रिटिशर्स ने राज किया और फिर अब छोड़ के गए हैं। फिर हम देख रहे हैं कि अभी भी बहुत, मतलब ऐसे हम नहीं मान सकते कि कॉलोनिज्म खत्म हो गया है। इशू इसमें ये है कि आप बता रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम और जो अलग अलग फिलोसफीज हैं वो अपने में बहुत यूनिक हैं, और इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को नहीं बल्कि सोसाइटिकल एंड वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव पे बनी हुई है। उसके बाद ऐसा नोशन डेवलप करना कि भारत इतना कमजोर है कि कोई भी आया और लूट के चला गया, इसको आप कैसे देखते हैं? पहला, और फिर इसको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करिएगा जो आप लिख रहे हैं कि मराठाओं से ब्रिटिशर्स ने लिया है, ना कि मुगल से लिया है। तो ये जो लाइन है, इसको आप थोड़ा सा एक बार बताइए। इस समय ये भारत के इतिहास को लेकर जो संदर्भ गढ़े गए पिछले कई वर्षों में, ये उसका दुष्परिणाम है। अपने इतिहास को लेकर जो गढ़े गए जो संदर्भ है, इनको, और खासतौर से जिनको प्रचलित किया हुआ है, उनमें हम देखते हैं बहुत सारे वैक्यूम्स हैं। वो शायद समय आ गया है कि उन वैक्यूम्स को फिल करना है। तो इसीलिए जब हम इस सारे विषय पे चर्चा करते हैं तो हमें एक क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए। एक क्रोनोलॉजी, जैसे कि आपने बताया कि एंशिएंट भारत से स्टार्ट होती है, और एक तो हमारा जो 3 युगों में भारत का इतिहास बता हुआ है, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये इतिहास हम देखते हैं, श्री राम वाला त्रेता हो गया, फिर महाभारत के अंत तक द्वापर हो गया,
और फिर उसके बाद से जो लगभग 3000 BC के करीब से जो एक जर्नी स्टार्ट हुई वो है। और उसमें भी फिर हम देखते हैं कि पोस्ट 500-600 BC से जो एक जर्नी स्टार्ट होती है वहाँ पे बहुत सारे एम्पायर्स का फॉर्मेशन होता है, बड़े मेजर एम्पायर्स। उसके पहले हम देखते हैं बहुत सारे जनपद भारत में अस्तित्व में आते हैं। और देखते हैं हम कि एम्पायर बिल्डिंग का एक फेज शुरू होता है भारत में नंद वंश से, मौर्य वंश से, और यात्रा हर्षवर्धन तक 6-7 सेंचुरी तक ये आगे तक चलती रहती है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे इन्वेजन्स देखे, ग्रीक्स का इन्वेजन है, सत्स हैं और कुशल समाज, इन सबके इन्वेजन्स भारत। और हम देखते हैं कि लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी के बाद से हमारे यहाँ भारत में अरब वर्ल्ड से इन्वेजन्स स्टार्ट होते हैं। और हम देखते हैं प्राय हमारे जो संदर्भ रहे गए कि उनमें से जो पोस्ट 1000 AD के बाद का फेज जो उठाया जाता है, विशेष रूप से मोहम्मद गौरी के वॉर के बाद से, तो उसमें हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुर्क्स ने जब अटैक किया इसका पूरे भारत में शासन स्टैब्लिश हो गया, और उसके बाद से भारत निरंतर गुलाम रहा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण गलत नैरेटिव, क्योंकि किसी भी एक कालखंड में पूरा भारत किसी एक सत्ता के अधीन रहा हो, गुलाम रहा हो, ऐसा भारत के इतिहास में अभी नहीं रहा। और भारत में संघर्ष समाप्त हो गया हो किसी विदेशी सत्ता के विरुद्ध, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। हर किसी न किसी पॉकेट में, किसी न किसी एक सेंट्रल पावर के अंडर में भारत में उस जो अपने सांस्कृतिक, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने का जो प्रयास था वो कभी समाप्त नहीं हुआ। वो निरंतर चलता रहा किसी न किसी प्रमुख सत्ता के नेतृत्व में। तो उन सारे जो प्रयासों का भी हमें बोध करना होगा। उसमें भी हम जब देखते हैं कि जैसे जो सल्तनत स्टैब्लिश हुई, तो एक तो वो पहला उन्होंने जो मेजर विक्ट्री पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट गेन करी, उसके बाद से उनके एक्सपेंशन का टाइम है। एक्सपेंशन के टाइम के बाद फर्दर उनके डाउनग्रेडेशन का टाइम है। मतलब वो ऐसा नहीं कि हमेशा एक जैसे पूरे भारत में बने। एक्सपेंशन में भी एक लिमिट है, एक लिमिट है। महाराष्ट्र तक पहुंच रहे हैं, साउथ में नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, साउथ में पहुंचते भी है तो उनको तुरंत लौट के आना पड़ रहा है, अभी पावर कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज सिर्फ हमने एक वॉर जीत लिया, उससे पावर कंसोलिडेट नहीं हुआ अभी। शासन तभी स्थापित होता है जब पावर कंसोलिडेट करती हो। तो पावर कंसोलिडेट पूरे भारत में एक साथ हो गई हो सल्तनत की, ऐसा नहीं हुआ। फिर महाराणा सांगा तक आते आते हम देखते हैं कि उनकी जो सत्ता है वो बहुत सीमित हो गई, बहुत 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 दिल्ली के आसपास के कुछ ही क्षेत्र में सीमित बची थी। और उसी समय मुगल अटैक होता है। मेवाड़ के साथ भी ये हुआ कि जब बाबर ने अटैक किया, तो बाबर के बाद एक साथ उसको पूरा भारत ऐसे प्लेटर में रख के मिल गया हो एक युद्ध के बाद, ऐसा कर दूंगा। तो उसके बाद अलग अलग उसकी जनरेशन आगे बढ़ती है, प्रयास हुआ। प्राय ऐसा बोला जाता है कि अकबर का शासन क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन जब हम उसको भी शासन क्षेत्र देखते तो हम देखते हैं नर्मदा के नीचे तो कोई ऐसा खास उसका इन्फ्लुएंस नहीं था। विजयनगर एम्पायर इक्वली पावरफुल था साउथ में। विजयनगर एम्पायर की अपनी एक कहानी है, वो हमारे इतिहास में कितना चर्चा का विषय है, लेकिन उसके बारे में फिर भी उतना नहीं है। मेवाड़ के बारे में हम देखते हैं तो मेवाड़ जो वर्तमान स्वरूप है, मेवाड़ केवल उतना ही, मेवाड़ पूरा वेस्ट और बहुत सारे दूसरे क्षेत्रों तक भी एक्सपेंड करता था, बहुत बड़ी मेजर पावर थी उस समय। तो वो भी हमें शायद इतिहास में उतनी प्रमुखता से नहीं बताया गया। फिर हम देखते हैं कि जो पोस्ट मुगल वॉर है, खासतौर से औरंगजेब के बाद का, और यहाँ हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज ने यहाँ डेक्कन में जैसे अपनी पावर को इमर्ज किया। वो कालखंड है कि जब भारत में अलग अलग एरियाज में सडनली बहुत पावरफुल रेजिस्टेंस इमर्ज हुए। वहाँ डेक्कन में जहाँ शिवाजी महाराज थे, सेंट्रल इंडिया में महाराजा चित्रसाई को, नॉर्दर्न रीजन में गुरु गोविंद सिंह थे, अर्जुन सिंह भाई बहन थे, और हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं अहंस थे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में और भी बहुत सारे, तो ये तो सिर्फ मैं कुछ एक रिलीजन नाम ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे संघर्ष जो है इमर्ज हुए। मेवाड़ में राज सिंह का, मारवाड़ में दुर्गा सिंह राठौर थे, दक्षिण में भी अलग अलग
आंदोलन ऐसे स्टार्ट हुए। और उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो मुगल सत्ता है वो बहुत कमजोर होती जा रही है। और इस बीच में हम देखते हैं कि जो केंद्रीय सबसे ताकतवर जो भारतीय शासक हैं जो इमर्ज होते हैं वो मराठास थे। और मराठास की हम जो यात्रा देखते हैं तो शाहूजी महाराज और बाजीराव पेशवा के आते आते हम देखते हैं कि बहुत एडवांस्ड नॉर्दर्न एक्सपेंशन हुआ उसका। और वो मतलब लाहौर और पेशावर तक भी वहाँ नॉर्थ में पहुंचती है, साउथ में तंजौर और नीचे तक बंगाल और जहाँ वेस्टर्न मतलब राजस्थान रीजन में भी उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा एक्सपैंड होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं पैन इंडिया सेंट्रल पावर एक इमर्ज हुई मराठास के रूप में। और जो जो मुगलों की पावर थी वो एक सिंबॉलिक पावर के रूप में रह गई थी। लगभग हम देखते हैं जब 18th सेंचुरी के एंड तक। और आप कहते भी हैं अपनी किताब में कि वो सिर्फ दिल्ली तक, हाँ मतलब दिल्ली तक और थोड़ा सा इंडो गैंग्रिक बेल्ट में हम देखते हैं कि उनके जो इन्फ्लुएंस में जो कुछ पावर पॉकेट्स थे, जैसे लखनऊ में, अवध हो गया, बंगाल में कुछ कहने, वो ऐसे ऐसे कुछ पावर पॉकेट्स उनके थे। लेकिन उनके पास केंद्रीय सत्ता नहीं, वो एक सिंबॉलिक टाइटल और हेड रह गए थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो पानीपत बार के बैटल ऑफ पानीपत के बाद में देखते हैं माची शिंदे और माधवराव पेशवा के नेतृत्व में वापस से लगभग मराठा अपनी पावर को कंसोलिडेट कर लेते और लगभग इसीलिए वो सेंट्रल पावर वही थे, डिफैक्टो पावर वही थे। वही निर्धारित करते थे कि मुगल कोर्ट में कौन टाइटल हेड रहेगा, वजीर कौन रहेगा। और ऐसे इस तरीके से ये बहुत ऐतिहासिक तथ्य है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ करने की आवश्यकता पड़े, बस ये एस्टैब्लिश नहीं किया गया, ये नैरेटिव्स गलत सेट किए गए। आज बहुत सारी किताबें हैं जो आपको बिल्कुल बता सकती हैं कि मराठा एक्सपेंशन कितना पावरफुल था। कितना पिछले 10 सालों में के बाद किताबें आई जी बात इतिहास, उसके पहले की भी कुछ किताबें हैं जो ये सब एस्टैब्लिश करती हैं। और बहुत काम भी हुआ है इतिहास पर। जी, कुछ ये कौन इसमें बहुत बड़ा, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं, चाहे वो धर्मपाल जी का एग्जांपल एग्जांपल हो। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम इसी में एक चीज और बस मैं ऐड कर देना चाहूंगा कि ये जैसे मराठा फेज जो है ना, इसी के बाद हम देखते हैं यूरोपियंस इसी टाइम पीरियड में यूरोपियंस का भी एडवेंट हुआ है। यूरोपियंस में ब्रिटिशर्स पहले नहीं, पोर्चुगीज आए, फ्रेंच आए, डच लोग बहुत आए और ये बहुत पावरफुल थे अपने आप में। ये सब अपनी सत्ता पे स्थापित करना चाहते थे। पहले एज अ ट्रेडर के रूप में आए और ट्रेडर के साथ साथ धीरे धीरे अपनी सत्ता भी स्थापित करना चाहते थे। डेन्स आए, नॉर्वेन्स आए और बाद में फ्रेंच और ब्रिटिश आए। ब्रिटिश तो बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत लेट आए और उनको उसका बहुत एडवांटेज मिला कि उन्होंने सारी यहाँ की जो सारी पॉलिटिकल डायमेंशंस को बहुत अच्छे से समझा और अपने टाइम पे वेट किया। लेकिन उनको सत्ता जो मिली वो सत्ता उनके हाथ में मुगल के कारण नहीं आई कि वो मुगल्स की बात हुआ। ये ट्रांजिशन जो था वो डी फैक्टो पावर मराठा थे। इसलिए जो सेकेंड बैटल और थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो था वो मराठाओं ने जीता। सेकेंड में लगभग हम कह सकते हैं कि थोड़े से एडवांटेज में शायद ब्रिटिश रहे, लेकिन मराठाओं की भी ताकत बनी रही। थर्ड मराठा वॉर के बाद शायद जो है ब्रिटिश पावर जो है सेंट्रल पावर के रूप में इमर्ज हुई था। 1857 में वापस से प्रयास हुए कि वापस से इनको पूरी तरह से ब्रिटिशर्स को भारत से हटाया जाए। वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सका पाएगा, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास था। उसके बाद लेकिन ब्रिटिशर्स को मजबूर होना पड़ा कि जिस तरह से विश्व के बाकी हिस्सों में ब्रिटिशर्स ने अपना पूरी तरह से किसी भी क्षेत्र में आकर कंट्रोल करने की कोशिश करी, वो भारत में नहीं कर पाया। 1857 में उन्हें मैसेज मिल गया कि यहाँ हमें यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलजुल की सरकार चलानी पड़ेगी। इसलिए उनको हम देखते हैं कि जो लगभग 565 रियासत, 565 रियासतें या कहीं आपको 600 का भी संदर्भ मिलेगा, वो उनको इंडिपेंडेंट पावर उनको देनी पड़ी, लोकल पावर। ये आउट ऑफ चॉइस नहीं था, दिस इज नॉट आउट ऑफ कंपल्शन। वो ऐसा नहीं था कि वो दयालु हो गए, ऐसा नहीं था। वो
अपनी सत्ता को बचाए रखने के कारण उनको ही कॉम्प्रोमाइज और करना इसीलिए पड़ेगा। उन्होंने फिर वेरियस लेजिस्लेशंस लाए और हम देखते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी जिसको सावरकर ने कहा, और उसके बाद से लेजिस्लेशंस और लॉज आना शुरू हुए, इंट्रोड्यूस करा। जब लेजिस्लेशन और लॉज की हम बात कर रहे हैं और लॉ पास का जो पर्पस भी है, तो एक चीज मैं ये समझना चाहता हूँ कि कोडिफिकेशन ऑफ लॉ ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुआ है, ऐसा कहा जाता है। इसके पहले क्या इंडिया लॉलेस कंट्री थी? ये थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ। नहीं, निर्वाध विवश शायद भारत में इतना लॉ के बारे में व्याख्यान होंगी। अगर हम एंशियंट भारत में जो ट्रीटीज देखेंगे, हम जब जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ते हैं अपना, तो हम ऑस्टिन, सेलमन सबको पढ़ रहे हैं। मैं इस पे लिखना भी चाह रहा था, बट मतलब मुझे किसी ने बताया कि इस पे 2-3 जगह पे काम हो रहा है, तो लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक में बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि वो तो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने आके लॉस बना दिया और कोडिफिकेशन कर दिया, वरना तो ये लॉलेस कंट्री नहीं, और कोई एक अमूमन जिसे मनुस्मृति का उदाहरण दिया जाता है, मनुस्मृति अकेली एक कोई स्मृति नहीं थी भारत में। ऐसी बहुत सारी लॉ लॉ की बहुत क्रिटिक्स थी भारत में, और भारत में न्याय व्यवस्था बहुत इवॉल्व व्यवस्था थी। और जैसे मेरे इस किताब के कंटेक्स्ट में यदि मैं बात करूं, तो जैसे हमें स्टेट फॉर्मेशन की जब बात समझनी पड़ी कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है पोस्ट 1400-1500 सेंचुरी एक इवोल्यूशन है। तो जब भारत, उसके पहले कोई स्टेट के कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, तो जब आप ऐसे भारत के जब लिटरेचर को देखेंगे तो आपको वेद है, पुराण है और बहुत सारी दूसरी ट्रीटीज है, महाभारत है, और ये रामायण है, इन सब में शासन व्यवस्था कैसी होती है, राजतंत्र कैसा होता है, उसके क्या क्या प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं, उसका एवोल्यूशन कैसा होता है, इस सबकी बहुत डिटेल्ड व्याख्या है। और वो इसलिए मैंने इस किताब में वो कवर करने की भी कोशिश करी कि स्टेट फॉर्मेशंस के कॉन्सेप्ट ये कोई भारत के लिए एलियन नहीं, ये कोई नई चीज नहीं थी भारत के लिए। भारत में भी ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इवॉल्व फॉर्म में थे और बहुत इनको डिफाइन किया गया इन सारे, और उनके श्लोक्स हैं वो उसमें मेंशन भी है। इसलिए भारत में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था जो है, न्याय व्यवस्था तो भारत में आधार स्तंभ था, धर्म आधारित न्याय व्यवस्था है, धर्म नॉट रिलीजन आधारित, या धर्म आधारित मतलब कैसे जस्टिस ओरिएंटेड। और उसका एक और बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन था कि जो वही जो मूल बात है, भारत के किसी भी संदर्भ में उसका मूल है उसका आधार। तो हर व्यवस्था भारत में मनुष्य को उसको उसके श्रेष्ठतम उद्देश्यों तक ले जाने की यात्रा के लिए निर्धारित की गई। उसका उसका रूपांत जो है, उसका फॉर्मेशन बहुत एक स्पिरिचुअल जर्नी। यस, तो कोई भी चीज डिफाइन करी गई भारत में तो उसके दो आयाम, एक आयाम तो हमेशा एक बाह्य आयाम स्थूल आयाम था, दूसरा एक आध्यात्मिक है। तो इन दोनों के बीच का एक समन्वय बिठाते हुए भारत में सारी जो थ्योरीज इवॉल्व हुई, वो सारी थ्योरीज इस तरीके से इवॉल्व हुई। और न्याय व्यवस्था भी इसीलिए भारत में इस तरीके की इवॉल्व हुई धर्म आधारित कि यहाँ लोगों के धर्म, यहाँ पे लोगों के बहुत अंदर तक बसा हुआ है। यहाँ कानून स्थापित लोगों के अंदर स्वयं भय था कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो न्यायोचित नहीं होगा, चोरी नहीं करना क्योंकि वो न्यायोचित नहीं है, वो धर्मोचित नहीं है, जीव हत्या गलत है क्योंकि वो धर्म आधारित नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, युद्ध करना है तो कैसे करना है वो उसके प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए करना। इसलिए और वो लोगों के जीवन का हिस्सा, वो इम्पोज नहीं किया जाता था भारत, वो लोगों के जीवनचर्या का हिस्सा था। तो ये मतलब वही है कि और फिर हमें बता दिया जाता है कि आपको तो लॉ दे दिया ब्रिटिशर्स ने। एक जो चीज है कि दो चीजें मैं समझना चाहता हूँ, एक ब्रिटिशर्स के जाने का रीजन, और व्हाइल मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसके आसपास जो आपकी किताब भी कहती इंटीग्रेशन ऑफ भारत, तो क्या भारत एक जो नैरेटिव ये बनाया जाता है कि हमारे तो बहुत सारे लीडर जाते हैं और कहते हैं बाहर जाके कि इंडिया इज नॉट अ स्टेट इन इटसेल्फ, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट में उनको जोड़ दिया गया
तो अपनी एक आइडेंटिटी है सबकी, और वो तो हमने जोड़ के बना दिया। बहुत लोग आर्गुमेंट करते हैं कि अमेरिका में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वैसा इंडिया में होना चाहिए, और बहुत पावर सेंटर की नहीं होनी चाहिए स्टेट के ऊपर, और स्टेट के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। इन सबको आप कैसे देखते हैं, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है भारत के एक होने का? क्या ये वेरियस ऐसे स्टेट्स थे, या फिर मतलब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तब इंटीग्रेट हुए हैं, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग लीडर्स ने किया है, या उसके पहले भी उन्हें भारत एक दिखता है? जैसे कि आप बता रहे थे कि पूरी बाउंड्री भारत की वेल डिफाइंड बाई ग्रेस ऑफ गॉड है, कि ऐसी एक बाउंड्री वो डिजाइन करके दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो बैठ के डिजाइन कर रहे हैं। और वहीं पे हमें ये सुनने में आता है कि ये तो यूनियन ऑफ स्टेट है। इन दोनों चीज का बाइफर्केशन क्या है, थोड़ा तो इसको एक बार देखिए, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, बट नहीं, और इतिहास में पीछे जाते हैं, तो जो भारत का जो राष्ट्र का जो कॉन्सेप्शन है, वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर पे आधारित राष्ट्र का विचार नहीं है। ये यहाँ सांस्कृतिक राष्ट्र की परिकल्पना रही। ये सब संस्कृति, सिविलाइजेशन जो है, वो भारत को एक सूत्र में पिरोता है। जो कल्चर है, जो संस्कृति भारत में जो इवॉल्व हुई हजारों वर्षों में, वो एक सूत्र में सब कुछ होती है। बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। ऐसे आप उदाहरण के तौर पे देखिए कि दक्षिण भारत से ही कोई व्यक्ति है जो भारत में बद्रीनाथ में या केदारनाथ में ऐसी व्यवस्था है कि वो पूजा कर सकते हैं, तो बद्रीनाथ में ऐसी व्यवस्था है, और बहुत सारी जगह ऐसी दक्षिण में भी ऐसी व्यवस्था है कि कोई नॉर्थ से ही जाके जैसे लोग बसे वहां पे व्यापार। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंजीनियरिंग जो रही, जो टेम्पल्स वगैरह बनने के जो वहाँ की जो विधियाँ रही, मतलब जो आर्किटेक्चर था, इसमें भी बहुत कॉमनलिटीज था। तो सबसे बड़ी चीज जो आत्मन की खोज, ये कंसेप्शन पूरे भारत को एक करता है। तो ये तो एक हमारे यहाँ एक कल्चरल जो राष्ट्र की परिकल्पना रही, तो ये सारे आधार थे दूसरी। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी अगर हम देखें, ये ऐसे पहली बार नहीं है कि केवल ब्रिटिश के आने के बाद भारत पूरा एक सूत्र में खोया गया। अलग अलग टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि मेजर चंक ऑफ भारत अलग अलग शासक के इंडिविजुअल शासन में आया है। वो चंद्रगुप्त के समय पर हम देख सकते हैं, नंदवंश के भी समय में बहुत बड़ा एरिया था। अशोका के समय पे भी हम देख सकते हैं। अशोका के समय पे हम कहते हैं कि अफगानिस्तान तक उन्होंने, विक्रमादित्य के समय पे भी हम देखते हैं हर्ष का भी बहुत बड़ा एरिया था, और ललितादित्य का भी बहुत एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा रहा है, जो डायनेस्टी को उभर रहा है। ऐसे हम इसलिए देखते हैं भारत अलग अलग कालखंडों में। और ये भी एक नई बात सुनाया जाता है कि यूनियन ऑफ स्टेट है, ये बड़ा अपने में। मैं आप जो बता रहे थे कि जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल दिया कि साउथ के लोग बद्रीनाथ में जाके पूजा करते हैं, तो मुझे याद आया कि वेटिंग फॉर शिवा अभी एक पुस्तक आई है, विक्रम संपत उसमें वो बताते हैं कि जब मराठा इंस्पायर की ही एक मतलब राजा है, और जब उनकी माँ इनसे ये वचन लेती है कि वो काशी विश्वनाथ को रीस्टैब्लिश करेंगे, और मतलब काशी कहाँ, महाराष्ट्र कहाँ, तो देखा जाए तो, और मतलब वो उनका एक थॉट प्रोसेस है कि अगर एक वचन देना है तो क्या वचन देना है कि आप काशी विश्वनाथ को रीस्टैब्लिश करो, आप विश्वनाथ जी को रीस्टैब्लिश करो। तो ये सब तो अपने में बहुत मतलब, और बहुत अच्छी चीज है कि इन सारी चीजों पे आज के टाइम में बात हो रही है। अब हम आते हैं हमारे मेन जो पर्पस ऑफ दिस लॉ कास्ट है, कि ये किताब लॉ स्टूडेंट्स को, जूरिस्ट्स को या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को कैसे हेल्प आउट करेगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत हेल्प आउट करेगी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं स्टडी सर्कल हम चलाते हैं ऐसे अलग अलग कॉलेजेस में, तो जब लॉ फैकल्टी के स्टडी सर्कल के ओरिएंटेशन में, लॉ फैकल्टी के स्टडी सर्कल में जब भी मैं जाता हूँ, तो एक बात कहता हूँ कि इन यूपीएससी वी यूज द टर्म दैट जनरल नॉलेज स्पेशलाइज्ड इन नथिंग, और
इन लॉ वी यूज द टर्म दैट जनरल इन और स्पेशलाइज्ड इन लॉ। आप ऐसे बिल्कुल लॉ का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट पढ़ा और प्रैक्टिस करने चले गए। आप आरजी कर मेडिकल केस अगर आपके पास आता है या कोई क्राइम का बहुत सीरियस क्राइम का केस आता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसमें मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है। ये समझना पड़ेगा कि अगर एक घाव लग रहा है तो वो कैसे लग रहा है, क्या है, वो आप एज ए एडवोकेट भी समझना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा इस किताब को पढ़ के कि एक लॉ स्टूडेंट जब इस किताब को पढ़ता है तो वो समझ पाता है कि इंडिया में जो लीगल सिस्टम आया तो आया कैसे और पूरा उसका इतिहास क्या था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको बताएं क्योंकि आप इसके ऑथर हैं और मुझे लगता है आपने लिखा है तो बहुत बारीकियों से आप इस चीज को बता पाएंगे कि ये कैसे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को, लॉ स्टूडेंट्स को हेल्प आउट। देखिए, सबसे पहले तो जो प्रमुख बात ये है कि बिट्स एंड पीसेस में सब कुछ बहुत सारी जगह है। शायद मुझे भी लिखते हुए बहुत सारे आइडियाज लोगों ने सजेस्ट भी किया कि शायद वो ज़्यादा मोटी हो रही है, आप इसको अलग अलग भागों में करते पार्ट्स में जस्ट हो। लेकिन मेरा ये मानना रहा उसमें कि बिट्स एंड पीसेस में तो बहुत सारी जगह चीज़ें ऑलरेडी शायद कहीं कहीं आपको मिल ही जाएंगी अवेलेबल किसी न किसी में, लेकिन आपको एक जगह एक जर्नी के रूप में सब कुछ पढ़ने को मिले, एक यात्रा के रूप में पढ़ने को मिले, वो शायद सहजता से नहीं। तो इसलिए ये एक आइडिया था कि एक जगह आपको इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल और हिस्टोरिकल जर्नी का बैकग्राउंड मिले आपको, और भारत का जो पर्सनल जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो कैसे इस स्वरूप में आ पाया वो आपको समझ में आ पाया। तो ये एक मेरे हिसाब से ये सबसे प्राइमरी एस्पेक्ट है जिसमें शायद किसी भी स्टूडेंट को या जो भी स्कॉलर्स हैं उनको ये शायद हेल्प करेगी। उसमें भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि क्या है कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिवॉल्यूशन की प्रोसेस रही है इसके भी अलग अलग फेजेस हैं। ब्रिटिश टाइम में हमने कैसे संघर्ष किया, हमारी डिमांड्स क्या क्या रही, और फिर हमारे यहाँ कैसी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था थी भारत की, कैसे ब्रिटिश इंडिया को गवर्न किया जाता था, जहाँ ब्रिटिशर्स का पूरा अपना केंद्रीय शासन था, पूरी ताकत उन्हीं के हाथों में होती थी। दूसरा एक चंक ऑफ एरिया भारत का होता था जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो वहाँ पे मोस्टली जो 3 सब्जेक्ट होते थे, फॉरेन अफेयर और डिफेंस और कम्युनिकेशन, प्राइमरी, ये 3 सब्जेक्ट्स जो है वो ब्रिटिश पावर के हाथ में होते थे, और बाकी जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की सारी चीजें होती थी वो लोकल रूलर्स के हाथ में होती थी। और अलग अलग कैटेगरीज की प्रिंसली स्टेट्स थी, कुछ बहुत बड़ी थी, कुछ छोटी थी, कुछ बहुत छोटी थी, कुछ तालुकाज और ऑर्डिनरी स्टेट्स की जागीर के रुतबा भी थी। तो ऐसी कुल मिला के 565 और 600, और जो लगभग भारत का लगभग 40-45% एरिया को कवर करती थी। तो उनके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था थी। वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था कैसी एक धीरे धीरे एक सूत्र में एक होने के लिए आगे बढ़ती है। इसका हम बहुत प्रयास देखते हैं 1935 के अराउंड जी, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वहाँ पे क्या था, तब तक बहुत सारी चीजें डिफाइंड नहीं थी। तो बहुत सारी जगह से ब्रिटिशर्स भी प्रयास करते थे प्रिंसली स्टेट्स पे बहुत सारी चीजों में प्रेशर बनाने का, अपने रूप को और ज्यादा कंसोलिडेट करने की कोशिश करते थे, बहुत सारी चीजों को, लोकल चीजों को इन्फ्लुएंस करने की, वहां से भी डिमांड आती थी। यहाँ जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो हमेशा भारत को एक रूप में देखना चाहते थे, सारे भारत की जो शासन व्यवस्था हो वो एक रूप में हो, एक जैसे संचालित हो, और वो ब्रिटिशर्स के हाथों से भारतीयों के हाथों में सौंपी जाए। तो ये जो सारी जो चर्निंग रही इसकी इवोल्यूशन की प्रोसेस है, उसका एक हम बहुत जो इवॉल्व फॉर्म देखते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, लेकिन उसमें ही पहली बार फेडरेशन का कॉन्सेप्ट आया कि भारत के अलग अलग व्यवस्थाओं पर एक सूत्र में फिर जाए, और उसी के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी 1930 के, मतलब 28 ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट हुई। और फिर उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर आ गया, तो इस फेडरेशन का कॉन्सेप्ट इस राउंड टेबल में ही हमें वो गांधी और अम्बेडकर का डिस्कशन देखते तो मिलता है, जैसे ही एग्रीमेंट इसके बारे में। और हम फिर देखते हैं जैसे भारत को स्वतंत्रता मिलती है, इस स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण की बात आती है। तो संविधान निर्माण में फिर
कैसे सारी स्टेट्स को पहले एक्सेशन की प्रोसेस हुई, फिर कैसे एक्सेशन की प्रोसेस के बाद इंटीग्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इंटीग्रेशन की ओवरऑल प्रोसेस का पहला स्टेप है एक्सेशन, जिससे ऑर्गेनिक कोई भी स्टेट टेक्निकली लीगली कल्चरली तो सब एक थे, ये हमें हमेशा क्लैरिटी दिमाग में रखनी पड़ेगी। कल्चरली सब भारत हमेशा एक था, भारत हमेशा है। लेकिन बस उसको कोडिफाइड तरीके से, लीगल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उस प्रोसेस से गुजरना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में कैसे एक हुए। फिर वो इसलिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुए सारी स्टेट्स के। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कॉमन थे लगभग सभी के, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद दूसरी जो प्रोसेस थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन की, व्हिच वाज वेरी क्रूशियल। यही वो प्रोसेस थी एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन की, कि जो अलग अलग भारत के भाग थे, कुछ रियासतें बहुत छोटी थी, कुछ रियासतें बहुत बड़ी थी, उन सभी को कैसे एक रूप में पिरोया जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे लीडर्स की जो जीनियसनेस थी, सरदार का और बहुत सारे जो दूसरे लोग जो इस सारी प्रोसेस में लगे रहे थे, डिपार्टमेंट के और बाकी सारे लीडर्स इतनी देर तक ये सारी प्रोसेस हुई, दिस वाज प्रोबेबली मोस्ट, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। आज तो शायद इतने कम्युनिकेशन के माध्यम हैं, लेकिन उस समय आप सोचिए कम्युनिकेशन के माध्यम कितने सीमित थे। भारत इतना बड़ा राष्ट्र, जिसको कैसे एक सूत्र में पिरोया, ये कल्पना करना अकल्पनीय है। तो जर्मनी, जो बिस्मार्क के लिए संज्ञा दी जाती है कि आयरन मैन ऑफ जर्मनी, जिसने जर्मनी को एक किया, उससे कहीं गुना टास्क था भारत में। और जहाँ पे हम देखते हैं कितने सारे फिसिफेरस एलिमेंट्स थे वहाँ पे, जिन्ना और ब्रिटिश जो है मिलकर पूरी स्कीम रच रहे थे कि भारत को कैसे तोड़ा जाए, कमजोर रखा जाए। और यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स, जहाँ पे हम देखते हैं नवाब भोपाल, हैदराबाद के निजाम एक पूरी षड्यंत्र पे काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो एक वाई क्रिएट करने का प्रयास कर रहे थे भारत में, और भारत को बहुत कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिश भी उनके अपने जैसे इंटरेस्ट थे जम्मू एंड कश्मीर में, उसे कहा जम्मू एंड कश्मीर पे भी बहुत प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। तो तुम लोग लंबी चर्चा करेंगे जी। तो ऐसे हम देखते हैं कि मतलब ये जो पूरी प्रोसेस थी भारत को एक करने की और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन की, पहला स्टेप एक्सेशन, दूसरा स्टेप था एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन, कि जो एरियाज बहुत छोटे थे, जो प्रिंसली स्टेट्स या जागीर बहुत छोटी छोटी थी, उनको या तो एडजॉइनिंग प्रोविंसेस के साथ जोड़ दिया जाए, तो वो मर्जर की प्रोसेस हुई, तो जोड़ दिया गया। कुछ स्टेट के साथ ऐसा किया गया कि जो जिनकी कल्चरल और वैसी एफिनिटी है, लैंडमार्क्स की एफिनिटी है, तो जैसे सौराष्ट्र है, मध्य भारत है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स को आपस में जोड़ दिया गया और यूनियन ऑफ स्टेट बना दी गई। और तीसरा था स्टेट डेमोक्रेटाइजेशन का। अच्छा, इसमें भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन की प्रोसेस थी, वो छोटे छोटे को एक करने की जरूरत थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी थी। जैसे जम्मू कश्मीर बहुत बड़ी प्लेस स्टेट थी, हैदराबाद बहुत बड़ी प्लेस थी, और हम देखते हैं मैसूर बड़ी स्टेट थी। तो इनके एरिया को उस समय शुरुआती समय पे इसको नहीं टच किया गया, इसलिए वो मर्जर वगैरह साइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो और जो छोटी स्टेट थी जो आपस में जुड़ गई, वो उन्होंने कोवेनेंट साइन करके आपस में जुड़ गए थे, तो उस तरीके से वो एक यूनिट बन गए। तीसरा था डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस। सभी जगह एक, जैसे प्रोविंसेस में इलेक्शंस होते हैं, जैसे प्रोविंसेस में असेंबलीज होती हैं, जैसे प्रोविंसेस के अपना इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है या नहीं है तो बनाया जाना है, इस प्रकार से व्यवस्था थी। वैसी ही प्रोसेस यहाँ पे इवॉल्व किया सभी, इसलिए सभी जगह एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाया जाए और उस इंस्टीट्यूशन में जो मेंबर्स हों उनके इलेक्शन की व्यवस्था बनाई जाए। ये प्रोसेस, और एक सेंट्रल जो लेजिस्लेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, वहां से कैसे सारे रिप्रेजेंटेटिव सारी स्टेट से वहां पहुंचने हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और उनका पार्टिसिपेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मेकिंग में होना है। ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस ये सारे चलते हैं, और हम कई वॉर फ्रंट्स पे भी उसी समय पे कई वॉर फ्रंट्स पे थे। राम बहादुर राय जी जो अपनी किताब लिखते हैं भारतीय संविधान अंत ही कहानी, जी, उसको जब वो लिख रहे हैं तो यही लिख रहे हैं कि अंदर आप संविधान बना रहे हो बिल्कुल, और बाहर जो है पूरा देश chaos में है और दंगे हो रहे हैं, और मतलब बहुत बुरा हाल है, ट्रेनों में लाशें आ रही और अंदर संविधान बन रहा है। मुझे लगता है बहुत बड़ा बहुत मतलब इतना
बड़े रूपांतरण था वो। और भारत ने, क्योंकि विदेशी जो शक्तियां थी उस समय की, वो तो शायद ये विश्वास नहीं करती थी कि भारत अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा। जी लेकिन हमारे लीडर्स का जो नेतृत्व रहा, कि उन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोया, और आज भारत इतना सशक्त, इतना शक्तिशाली एक राष्ट्र के रूप में इमर्ज हो रहा है कि जहाँ वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को स्टेट कर रहा है। जी लेकिन वो यात्रा है, मुझे लगता है वो यात्रा किसी भी संविधान के विद्यार्थी को, किसी भी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को पढ़ने के लिए मैंडेटरी है, और सही संदर्भ में पढ़ना मैंडेटरी है। और ये संदर्भ नहीं होता है तो वो सारी चीजें डिस्टॉर्टेड हो जाती और उस यात्रा को पढ़ने के लिए ये किताब जरूर पढ़ें। हैं। और भी जो अवेलेबल लिटरेचर वो भी पढ़े। बट ऑलरेडी आपने बहुत रिसर्च इन डेप्थ लिख दिया है, तो मुझे लगता है कि बेसिक तो ये पढ़ना ही चाहिए। और लिटरेचर्स अगर कर सकते हैं रिसर्चर्स और लीगल स्कॉलर्स, तो लॉ मेथोडोलॉजी पढ़नी है। जी। तो एक हम लोग, जब आप बता रहे थे जम्मू कश्मीर पे जाना है आपको कोई दिया था, व्हाट मेन फोकस आपका आपके बुक का है, और बहुत आपने पूरा एक चैप्टर डेडिकेट किया है जम्मू एंड कश्मीर को, जो आपका कंफ्यूजिव चैप्टर भी आई थिंक। तो जम्मू एंड कश्मीर में इतना इंडिकेशन ऑफ वगैरह जैसी किताब में हम जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर को लेके बहुत सारे इश्यूज है। आपने 370 जैसे बहुत लैंडमार्क और बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट पे और उससे रिलेटेड उसके केस पे काम भी किया। तो मैं ये समझ, और आप जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर में भी बहुत लंबे समय तक काम किया। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में क्या इशू है, और हमने भी जो किताब लिखी है उसमें भी जम्मू एंड कश्मीर पे चैप्टर पूरा डेडिकेट किया है, और हमें ये समझ में आया उसको लिखते टाइम कि कितना गलत नैरेटिव लोगों के सामने रख दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर के पूरे इशू का। 2-3 जो चीजें हैं जो जिसको लेके, बाकी तो बहुत सारे आपको यूट्यूब पे हर जगह वीडियो मिल जाएगी, किताबें मिल जाएगी, कश्मीर में बहुत सारी किताबें भी लिख दी गई इस बीच में। 2-3 जो इशूज हैं जिन पर मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। एक तो शेख अब्दुल्ला के बारे में जो ये बताते हैं कि हरी सिंह बहुत ऐसे हिंदू वाली टाइप के थे, और मुसलमानों को या माइनॉरिटी को हमारे मतलब नौकरियों में जगह नहीं थी, और उन्हें इतना मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं था। इस वजह से एग्रेशन है, इंटरनल एग्रेशन जो हुआ। दूसरा, जब 370 इंट्रोड्यूस हुआ और 35 ए को जिस तरीके से बिना कॉन्स्टिट्यूएंट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोड्यूस किया गया, जो हम भी अपने किताब में लिखते हैं, और फिर उसका रिमूवल। तो पहले हम बात करते हैं कि ये जो इंटरनल एग्रेशन हुआ जिस वजह से शेख अब्दुल्ला का क्या रोल रहा, उसमें बाकी लोगों की क्या गलतियां रही जिस वजह से ये पूरा इशू क्रिएट हुआ। तो ये थोड़ा सा एक बार आप बताइए। देखिए, जहाँ तक जो हम देखते हैं, वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर को यदि हम देखें उसके इतिहास में जब हम जाते हैं, तो हम देखते हैं 1930s के पहले तक इस तरीके का जम्मू एंड कश्मीर में कोई मूवमेंट खड़ा हो या कोई इस तरीके की बात आई हो कि किसी भी प्रकार से महाराजा हरी सिंह या उनके जो उनके जो एंसेस्टर्स रहे, महाराजा गुलाब सिंह के ऑनवर्ड्स, किसी भी प्रकार का इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन की बात आई हो, ऐसा कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा था। शी व्यवस्था एक बड़ा कोइंसिडेंट रहा। कोइंसिडेंस कैसा रहा कि 1925 में पहली बार ऐसा हुआ कि महाराजा हरी सिंह महाराज बने, और 1925 में ही वही जब वो महाराज बन रहे थे, उस समय भी ब्रिटिशर्स ने थोड़ा सा अपनी आदत के हिसाब से उसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी। वो जो हमेशा जताना चाहते थे कि हम पैरामाउंट पावर है, उसमें उन्होंने इंटरफेरेंस करने की प्रयास किया, क्योंकि महाराजा हरी सिंह अमर सिंह जी के बेटे थे, और महाराजा हरी सिंह के पहले प्रताप सिंह महाराज थे, और प्रताप सिंह के भाई थे अमर सिंह, उनके बेटे थे महाराजा हरी सिंह। प्रताप सिंह जी के डायरेक्ट सन नहीं थे महाराजा हरी सिंह। तो पहला तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ब्रिटिश और महाराजा हरी सिंह का वहीं से उनका जब उनको शासन महाराजा बनाया जा रहा था, वहीं से शुरू हुआ।
कि ब्रिटिश का कहना है वो एलिजिबल है। हाँ, मतलब ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट था, ये ब्रिटिशर्स काफ़ी जगह किया करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट इस सारे उसमें हम देखते हैं कि 19 जब ये 1920 ऑनवर्ड्स जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट हुई, तो जो प्रिंसली स्टेट्स का पक्ष रखने के लिए महाराजा हरि सिंह भी वहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट हुए। और ब्रिटिश, क्योंकि फेडरेशन की बात चल रही थी कि भारत को कैसे फेडरेशन के रूप में बनाया जाए, तो ब्रिटिश वैसे तो अंदर से नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ किया जाए, लेकिन वो क्योंकि इंडिपेंडेंस मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो रहा था तो वो डिनाई भी नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत आसान रास्ता चुना कि इस चीज को प्रिंसली स्टेट से कंधों पे रख के चलाया जाए। और उन्होंने कहा कि हम प्रिंसली स्टेट्स के कारण हम ये फेडरेशन के कॉन्सेप्ट में स्टेप मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने में समस्या आएगी, हमारे उनके साथ ट्रीटी रिलेशंस है जी। महाराजा हरि सिंह बहुत उस समय यूथफुल थे, यंग थे, जब वो डायनामिक पर्सनालिटी थे, उन्होंने जब अपना पक्ष रखा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत माँ हमारी माँ है, हम भारत या भारत माँ के इतर नहीं है जी। भारत का इंटरेस्ट ही हमारा इंटरेस्ट है, इसलिए यदि फेडरेशन बनती है और उसमें हमें अपना सहयोग देने का मौका मिलता है तो जी, तो हम अपना सहयोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो वो शायद उनका जो स्पीच अगर हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि एक फ्रंटियर स्टेट थी, बहुत सारे उस समय के जो पॉलिटिकल स्टेट्स थे, दूसरी जो सिविलाइजेशंस थे, रशियन हो, तिब्बतन हो, अफगानिस्तान की बड़ा ही इम्पोर्टेंट एरिया था दुनिया में, और उसमें भी खासतौर से गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है। तो ब्रिटिशर्स की हमेशा एक नजर रही इस एरिया को कंट्रोल करने की। दूसरा एक तो उन्होंने लगा कि महाराजा हरि सिंह हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा या नहीं करेगा, ये उनके दिमाग में डाउट आ गया ये स्पीच के बाद से। और महाराजा हरि सिंह उसके बाद लंदन पहुंच नहीं पाए, उसकी पहले ही हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके बीज रोप दिए गए थे कि कैसे यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाए। और उसी कालखंड की जो हम कह रहे हैं कि इमरजेंस है शेख अब्दुल्ला की, अपना अलीगढ़ में अपना पूरा कंप्लीट करके जो भी उनकी पढ़ाई थी, और उसके बाद उसी समय जम्मू एंड कश्मीर में सडनली इमर्ज होते हैं और वहाँ पे एक मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश करते हैं। बड़ी मजेदार कहानी ये है कि द माउंटेन पैराडाइज जो उन्होंने भी लिखा है बुक में कि हरि सिंह बहुत ऐसे पर्सनालिटी थे जो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का विकास मतलब डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है जम्मू कश्मीर की, और वो चाहते थे कि जो भी हमारे यहाँ अधिकारी या जो भी हम किसी को भी ऐसा जॉब दे रहे हैं तो बहुत जो अपने में डायनेमिक लोग हो, जो अपने फील्ड में बहुत एक्सेल कर सके, ऐसे लोगों को जॉब दिया जाए। एलिजिबिलिटी कुछ ऐसी थी कि आपकी अगर डिग्री है तो आपको फर्स्ट डिवीजन पास होना पड़ेगा और ये सारी चीजें। उसमें जब हरि सिंह का पर्सनल इंटरेस्ट ये भी था कि उनका कोई ऐसा नहीं था कि जम्मू कश्मीर का ही होना चाहिए, वो मतलब उनके बारे में कहते हैं कि वो अलग अलग जगह से आर्किटेक्ट लेके आए, पूरे इंडिया से, साउथ से लेके पंजाब से लेके हर जगह से वो अलग अलग लोग जो अपने फील्ड में अच्छे थे उनको लेके आए और वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दी, और ऐसा हम करते भी हैं क्योंकि एक्सेल कर सके। अब है क्या कि शेख अब्दुल्ला का जो मार्कशीट है वो है सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। ये एक बहुत बड़ा कि आप एलिजिबल नहीं, आप और मैं जाए और बोले कि यूपीएससी का एग्जाम नहीं देंगे लेकिन उनको आईएएस बनना, तो ये कुछ वैसा था, लोगों को ये नहीं पता है। आप 1935 34 की बात है, बहुत 30 या 34 की बात है, बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ पे ये मूवमेंट जब हुआ उसका टर्मिनेशन पॉइंट था। उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी, बरजोर दलाल कमेटी, उसकी पूरी एक रिपोर्ट है जी। जब आप वो पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो फिर उसमें आपको पूरा ये जो पूरा बैकग्राउंड था कि कैसे मूवमेंट खड़ा किया गया था वहाँ पर, ब्रिटिश रोल कितना था उसमें, ये जो बाकी लोग थे
प्लेयर्स जो थे जो भी उसमें शेख अब्दुल्ला हो या बाकी लोग थे भी तो क्या क्या इन्वॉल्वमेंट और कैसे सब लोग ये सारी चीजें षड्यंत्र करते थे और आप देखते हैं सडनली जैसे ही दिलजीत मुजारक ब्रिटिश अपने कंट्रोल में लेते हैं ऑन लीज मूवमेंट सारे सामने जाते हैं और फिर वो 1946 ऑनवर्ड्स और ये सारी चीजें इमर्ज हुई छोटे छोटे रूप में बीच में भी देते रहे होंगे इसलिए इन चीजों का कारण कहीं और था और प्रेजेंटेशन कुछ और थी मतलब दिखाया कुछ और गया लेकिन मूल कारण कहीं और था सारी चीजों का और ये हम बाद में भी देखते हैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में शायद जितने झूठे नैरेटिव गढ़े गए चाहे उसका एक्सेशन की बात हो एक्सेशन में भी हम यही देखते हैं कि ये बताया गया कि महाराजा हरि सिंह से बहुत सारे ऐसे उनके बारे में नैरेटिव उसने किधर जाना है हाँ वास्तविकता एकदम विपरीत है उसके और हम फिर इशू कहाँ आया जब वो क्लियर थे तो इशू कहाँ पे आया इंटीग्रेशन में क्योंकि इंटीग्रेशन जब सारे राज्यों का हुआ तो उस समय जम्मू कश्मीर का क्यों नहीं हुआ देखिए पहली चीज तो हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये प्रोसेस थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने की हम ऑलमोस्ट थर्ड कैबिनेट मिशन प्लान और इसके बाद जो 3 जून प्लान आया एटली का अल्टीमेट जो वो ही कैसे सारा पार्टीशन होना है और सारा स्टेट्स का एक्सेशन कैसे होना ये उस 3 जून प्लान में सारी बात आती है तो उसका फर्स्ट स्टेप है साइनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का साइनिंग जो होनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो नए तरीके से अडॉप्ट किया गया प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1947 उसके माध्यम से हुआ और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के जो प्रोविजन थे उसके माध्यम से हुआ इन दोनों ही प्रोविजन में आप देखेंगे इन दोनों ही इंस्टीट्यूट्स में आप देखेंगे यानी कि कोई कट ऑफ डेट नहीं जी इट वाज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस 15 अगस्त के पहले जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल स्टेट्स का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो जाए तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा उसके बाद तो इसलिए कोई कट ऑफ डेट नहीं थी पहली चीज जम्मू एंड कश्मीर अकेला ऐसा राज्य नहीं था जिसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15 अगस्त के बाद साइन हुआ ऐसा इस किताब में मैंने एक पूरी टेबल दी हुई है लगभग 100 प्रिंसिपल स्टेट्स का लेकिन उनमें से 25 से 30 स्टेट्स ऐसी है जिनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15 अगस्त के बाद साइन हुआ लेकिन हमेशा गढ़ा गया कि नहीं साहब जम्मू एंड कश्मीर तो अलग है राज्य ऐसा था और सिर्फ एक ही जगह का तो एक ही दूसरी चीज एक बात कही गई कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू एंड कश्मीर का अलग था या कंडीशन जैसे और पता नहीं क्या क्या वो फॉर्मेट ही कॉमन फॉर्मेट था जो डिपार्टमेट ऑफ स्टेट्स डिपार्टमेंट ने जो फॉर्मेट जो तैयार किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो कॉमन फॉर्मेट था आज भी आप उसमें अगर जो व्हाइट पेपर है व्हाइट पेपर में सारे के सारे फॉर्मेट लगे हुए हैं कोई भी जाके देख सकते हैं वो पब्लिक डोमेन में सभी के लिए अवेलेबल है सभी प्रिंसिपल स्टेट्स के लिए कॉमन था फॉर्मेट और उसमें कंडीशनल लगाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था कोई अगर लेटर लिखा जाए लेटर्स को लीगल वो तो नहीं किया जा सकती स्टेटस माउंटबेटन ने कुछ एक लेटर लिख दिया माउंटबेटन की तो पहले से ही इंटेंशन थी ब्रिटिश तो पहले से चाहते थे कि किसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के साथ साइन इसके लिए पर्सनली लॉर्ड माउंटबेटन महाराजा हरि सिंह को कन्विंस करने गए महाराजा हरि सिंह आखिरी में उन्हें मिलने से मना कर दिया हाँ अब दूसरा इसका जो एक दूसरा पक्ष जो था कि क्यों आखिर ऐसा था कि डिले थे जम्मू एंड कश्मीर बड़ी ही उसकी जियोग्राफी तो आपको ध्यान में है ही वो बॉर्डरिंग स्टेट भी और वहाँ की डेमोग्राफी का भी ध्यान कि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी बड़ी संख्या में थी और उस समय पार्टीशन के कारण क्या चल रहा था मतलब कितना ब्लडशेड चल रहा था उसमें ये भी आपको आश्चर्य हुआ ये जानकर कि उस समय तक जम्मू एंड कश्मीर ऐसा राज्य था कि वहां पे अभी तक किसी भी प्रकार से दंगे और ये सब नहीं बनते थे पार्टीशन के बाद तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए इसलिए थोड़े समय के लिए इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए दूसरी चीज जो कनेक्टिविटी थी जम्मू एंड कश्मीर की कनेक्टिविटी उस समय ये जो गुरदासपुर और ये सियालकोट वाला ये पूरा जो रीजन था इसमें बहुत डिस्कशन चल रहा था रेड क्लिफ वो जो सारे उसमें
बाद में भी इसमें चेंजेस आए कि कौन सा एरिया भारत को दिया जाए, कौन सा एरिया पाकिस्तान को दिया जाए, ये चेंज हुआ बाद में। तो क्लैरिटी नहीं थी उस समय। और जो रूट्स थे, जो कम्युनिकेशन लाइंस थी, जो सप्लाई लाइंस थी, जो रोड्स थी, वो सारी इसलिए बहुत सारे जो उस समय का जो पाकिस्तान के रूट से भी होती हुई जाती थी, तो ये बड़ी डिफिकल्टी थी उस समय कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना होने के कारण कैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ साइन किया जाए फिक्सेशन। दूसरी चीज, महाराजा हरि सिंह ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कम से कम 3 से 4 बार भेजा गया यहाँ पे। ये बात मेहरचंद महाजन ने भी मेंशन करी, तो वो फिर भी आगे उन्होंने डिस्कस किया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन के साइन होने के साथ साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, कैप्चर हो जाए। उसके पहले भी शायद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे जनक सिंह, वो भी आए, और काक जो दीवान रहे मेहरचंद महाजन के भी पहले, वो भी आए इस सारे विषय पे चर्चा करने के लिए। थोड़ा सा जो इसमें जो काक जो थे दीवान जब कुमार, उनका रोल थोड़ा सा उसका एक थोड़ा सा एक संदेहात्मक पक्ष में था कि वो कहीं ब्रिटिश के साथ भी उनका और जिन्ना के साथ भी क्या कैसा कम्युनिकेशन, वो एक थोड़ा सा डाउटफुल एलिमेंट रहा। इसलिए बाद में महाराजा हरि सिंह ने उनको हटा भी दिया, इनफैक्ट हाउस अरेस्ट भी किया, और उसके बाद मेहरचंद महाजन सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ डिस्कशन होने के बाद उनको वहां का दीवान बनाया गया है। और बहुत सारी जो डिले हुई, वो एक कारण उसका ये भी था कि जवाहरलाल नेहरू जी की एक बड़ी स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन कि जम्मू एंड कश्मीर के एक्सेशन पे कोई भी बात वो तब करने के लिए राजी होते जब शेख अब्दुल्ला को जेल से रिलीज कर दिया जाता, जिसको उस समय अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो एक मूवमेंट चला के, ये पर्सनल इंटरेस्ट होता है, तो उनको जब तक छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम एक्सेशन पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। और जब छोड़ने की बात आ गई तो केवल छोड़ना नहीं, उनके हाथों इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, मतलब बेसिकली जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो शेख अब्दुल्ला के हाथ में हो जाए। और लेटली ये जो आखिरी के भी जो 2 दिन थे, मतलब आप देखते हैं कि ये जो बात जो है मेहरचंद माजी शायद 23 अगस्त को जब अटैक हो गया उसके तुरंत बाद यहाँ आते हैं 22 को अटैक होता है, उसके तुरंत बाद यहाँ वो आते हैं, उसके बाद 2 दिन तक चर्चा चलती रही। तो जब तक ये रिटर्न फॉर्म में ये कंडीशन नहीं ले ली गई कि हस्तांतरण जो सत्ता का ट्रांसफर है वो शेख अब्दुल्ला के हाथों नहीं हो जाएगा, तब तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये घटनाक्रम पूरा, ये शायद ये फेज ज्यादा चर्चा में कभी नहीं लाया गया, और सारा ठीकरा एक व्यक्ति के साथ बढ़ दिया गया। तो ये कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, बड़ी पर्सनैलिटी को अपने गलत उनको बाद में एग्जाइल भी करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो मतलब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में मतलब ऐसे, बट बहुत अच्छा है कि राजा जैसे ऑथर्स की वजह से, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर जैसे इंस्टीट्यूशंस की वजह से वो सारी चीजें निकलते आ रही हैं। और मतलब इसमें तो बहुत मैं मानता हूँ कि बड़ा अच्छा रोल रहा कि कर्ण सिंह ने बहुत लिखा पढ़ा उस समय। कर्ण सिंह ने जो लिखा, जैसे उनकी किताब को मैं पढ़ रहा था तो उसमें भी ये लिखते हैं कि गोलवलकर जी गए हैं मनाने के लिए, महात्मा गांधी भी गए हैं, और महात्मा गांधी के बाद तो गोलवलकर जी गए, और वो कई महीनों से रहा। और ये भी पक्ष है कि आप देखिए जो सारी चीजें हो जाती हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन हो जाता है, और सारे हो जाने के बाद करण सिंह को रीजेंट बनाया गया, और फिर महाराजा हरि सिंह को साइडलाइन पर फिर सेक्रेटरी के माध्यम से किया गया। बहुत सारी जगहों पे थोड़ा सा करण सिंह भी प्रोबेबली आउट ऑफ कंपल्शन बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारी चीजों पे साइलेंट रहे, बहुत सारी चीजों को उन्होंने अपने तरीके से प्रेजेंट किया। एक आप देखिए बड़ा आश्चर्य, एक और बात इसमें ऐड की जाए, अक्सर आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान का अटैक होता है, ट्राइबल अटैक, एक बड़ा सोचा समझा कि किसका नैरेटिव था, कि पाकिस्तान का नैरेटिव था कि ये ट्राइबल अटैक था, और वो नैरेटिव भारत के लेकर एस्टेब्लिश करना चाहिए ट्राइबल अटैक। क्लियर मिलिट्री रिकॉर्ड्स हैं, क्लियर सारे रिकॉर्ड्स आज अवेलेबल हैं कि जो
ये जो पाकिस्तान आर्मी था उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, उसके हाँ। मेजर्स, उसके सारे लोग जो थे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, सारे उनको मोबिलाइजेशन में लगे हुए थे, वेपन सारी सप्लाई, सारे व्हीकल्स की सप्लाई वही कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्री बनी उसमें भी कबायलियों का हमला बिल्कुल, मतलब आप देखिए कितना जब हम अपनी नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, सारे गलत नैरेटिव्स को गढ़ने के लिए। बहुत बड़ा विषय है। एक जो हम लोगों की बात थी दूसरा सवाल की 35 से, तो मैं तो अपनी किताब में अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिख दिया है। 35 से क्या आपका क्या है इस टाइम में जो एक रेसिडेंशियल ऑडिट से आया है, सही सही आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करते हैं तो यू नीड टू डू कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक, और ये आया रेसिडेंशियल ऑर्डर से। जी, उसके बारे में देखिए क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा। जी भी 35A जो आने का रूल था वो अल्टीमेटली आर्टिकल 370 था। जी आर्टिकल 370 क्यों आया? आर्टिकल 370 आने का एक बहुत बड़ा कारण, आप उस समय के सारे रिकॉर्ड्स को जब देखेंगे, स्टेट्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स को, आप पाएंगे कि ऐसा नहीं था कि जम्मू कश्मीर को हम एक अलग स्पेशल तरीके से बनाए रखना चाहते थे, या ये बिल्कुल नहीं। मूल उद्देश्य ये था कि सारे रियासतों को एक सूत्र में पिरोना है, तो जम्मू कश्मीर उसमें अपवाद नहीं, उसको भी इसी संविधानिक व्यवस्था का हिस्सा बनना था और बनी भी रही। क्या था कि अलग अलग जगह असेंबलीज थी, मैंने बताया डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस की, वो डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस लगभग सभी जगह आगे बढ़ गई। जम्मू एंड कश्मीर में क्योंकि वॉर चल रहा था, वॉर चलने के कारण वहां पे अभी वहां की असेंबली जो थी वो असेंबली ऐसे तो बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट वहां के सारा एडमिनिस्ट्रेशन करना थी। इसीलिए जो डेमोक्रेटाइजेशन जो होना था, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस आगे बढ़ गई थी, वो इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। और ऊपर से इंटरनेशनल प्रेशर जो बाकी उस समय का था, ब्रिटिश प्रेशर और बाकी सारा यूएस का प्रेशर, यूनाइटेड नेशंस में मैटर चला गया था उसका प्रेशर, वो सारे समीकरण होने के कारण जो प्रोसेस है उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं किया था। फिर भी भारत में जम्मू कश्मीर के लिए 370 आए, सभी लोग इसके पक्ष में नहीं थे। जब ये प्रपोजल रखा गया गोपाल स्वामी अयंगर जी के द्वारा, तो कांग्रेस कमेटी की जो उस समय जो बैठक थी, जो वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई, इसमें विद्रोह हो गया कि इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन कैसे लाया जा सकती है। लेकिन फिर नेहरू जी उस समय थे नहीं देश में, कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ या डेलिबरेटली ऐसा हुआ, वो दूसरा पक्ष है, वो दूसरा पक्ष है उसका। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि उनकी एब्सेंस में सरदार ही थे, सरदार को उसमें डिसीजन लेना था, तो अम्बेडकर भी इसके सपोर्ट में बिल्कुल सारे सारे जो प्रोविजन थे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यही करते, अम्बेडकर ही करते। और ये जो है अकेला ऐसा 370 का प्रावधान जो 306 था उस समय, केवल उसको प्रेजेंट करने के लिए अम्बेडकर नहीं आते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और जब ये हुआ तो विद्रोह हुआ, और इसलिए लास्ट में इसमें मॉडिफिकेशन भी किया गया आर्टिकल 370 के प्रावधान में, और गोपाल स्वामी अयंगर ने उसमें एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों हम ये ला रहे हैं, और उन्होंने ये भी एक्सप्लेनेशन दिया कि ये टेम्परेरी उसके लिए है। और आप जब रिकॉर्ड्स देखेंगे तो इसमें ये बात आपको आएगी कि टेम्परेरी प्रोविजन ना, बाद में जैसी प्रोसेस से बाकी स्टेट्स गुजरी हैं वैसी स्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर भी उस प्रोसेस से गुजर गई, और सारी एक रूपता बाकी देसी स्टेट्स के लिए वैसी आई थी जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात है, जम्मू कश्मीर अकेला ऐसा राज्य नहीं था जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान, उस प्रोसेस के लिए सारी जो बाकी स्टेट्स या यूनियन ऑफ स्टेट्स थी वो भी उससे गुजरी। बहुत सारी स्टेट्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस भी दिए, बाद में एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बना, और मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन में सारी रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट किया गया, और बाद में उसके बाद आम सहमति बन गई। तो आम सहमति बनने के कारण फिर वो वही सारे मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के रूप में कर दिया गया प्लेस। अब पार्ट 6 की जो ये सारी प्रोसेस बाकी जगह हुई थी, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हो पाई थी, इसलिए आप देखते हैं उस समय का आर्टिकल 238 है, वो आर्टिकल 238 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था 370 के कारण, और 370 का प्रावधान बनाया गया टेम्परेरी। उस आर्टिकल 370 में प्रावधान रखा गया कि धीरे धीरे प्रेसिडेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर
कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को और इंडियन पार्लियामेंट के प्रोविजंस को जम्मू एंड कश्मीर में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट उसका मूल उद्देश्य भारतीय संविधान के प्रावधानों को जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट का एक्सटेंड करने का, बट ऑर्डर से उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से जो 1950 या 1952 खासतौर से हम कहेंगे जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, जो शेख अब्दुल्ला की जो राजनीति उस समय जो सेपरेटिस्ट कर दिया जो वो भी है, और वो जो उनकी जो एक अपनी सेपरेटिस्ट जो आइडियोलॉजी उस समय बनना शुरू हो गई थी, ऑटोनॉमी की तरफ जो लेके जाना, और फिर वो पाकिस्तान और बाकी इंटरनेशनल एजेंसीज के हाथों जो सब जालिफ होना उनका शुरू हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैटेंट डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया और 35A जैसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान जो कि एक्सक्लूसिव राइट देता है कि वहां पे अगर कोई फंडामेंटल राइट भी वॉयलेट हो रहे हैं तो नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स के, पहली बात तो परमानेंट रेजिडेंट्स को यूनिलैटरली डिफाइन करने की पावर दे देना असेंबली को, लोकल असेंबली को, और डिफाइन करने के बाद उनको अनलिमिटेड पावर्स और राइट्स दे देना, और बाकी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से डिस्क्रिमिनेशन करने की परमिशन दे देना, एक तरह से लाइसेंस दे देना, और अगर हो रहा है तो ये भी डिफाइन कर देना कि वो मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते अपने राइट के क्लेम के लिए। ये आर्टिकल 35 है। तो आप देखिए तो वहाँ की जो लाखों की पॉपुलेशन थी वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, जो वहाँ के सफाई कर्मचारी जिनको हम कहते हैं, दलित्स जो वहाँ के थे, SC/ST कम्युनिटी जो रही वहाँ की जो OBC कम्युनिटी रही, पहाड़ीज रहे, और मतलब बहुत विमेंस वहाँ की आप देखेंगे, गोरखा जो वहाँ पे रहे जिन्होंने स्टेट आर्मीज को सर्व किया, इनके साथ ब्लैटेंट डिस्क्रिमिनेशन 70% तक होता है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, सो कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर, ये सब शांत रहे, सब इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे इसमें है। और बहुत सारे डेमोक्रेसी हमारे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन भी इस पे साइलेंट रहे इन सारी चीजों पे। फाइनली ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और 2019 में जो सरकार लेके आई, तो बिल्कुल ये सरकार के पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये इसलिए धर्मों की भी बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम की भी बात नहीं है, ये प्योरली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात है और कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन बात जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन चीजें चल रही थी उसके विपरीत है। ये ऑटोनॉमी की बात की जा रही है, भारतीय संविधान में डेमोक्रेसी उसकी बात आपने एक और में मिस कर दिया था, पहले एक और आपने बात प्रश्न रखा था कि स्टेट्स मतलब अपने अपने यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन की जो बात, मुझे लगता है जो लोग भी इस पक्ष को रखने का प्रयास करते हैं ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स और अलग अलग स्टेट्स आके जुड़े भारत से, उन्होंने शायद अम्बेडकर जी को नहीं पढ़ा। अगर एक बार बड़ा गलत इंटरप्रेट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो अम्बेडकर जी का जो पक्ष है, वो जो 1948 और 1949 में जो उनकी स्पीच है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस कर रहे हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में जाके इसको एक्सप्लेन किया है कि क्यों उन्होंने फेडरेशन टर्म यूज नहीं किया और यूनियन ऑफ स्टेट के पीछे भी क्या भाव है आर्टिकल 1। और उन्होंने ये बताया कि इंडिया में इट इज नॉट लाइक इंडिया इज नॉट, उनका एक लाइन है पर्टिकुलर, इंडिया इज indestructible unit of destructible states, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब हम लोग लॉ में पहले दिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, स्टेट को गवर्न करने के लिए उनका वाइफरकेशन करना हो, स्टेट्स का अलग यूनियन टेरिटरी कार्व आउट करना हो, स्टेट कार्व आउट करना हो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कभी भी किया जा सकता है, इसलिए वो डिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स हैं। बट भारत एज अ राष्ट्र इंडिस्ट्रक्टिबल, वो मतलब तो ये देश अपने आप में सारी सफाई से है। जी को तो जितना गलत प्रेजेंट किया गया है, मतलब इवन हम इस पर भी बात कर सकते हैं अपने नेक्स्ट कभी नए साथ बैठे तो, और अम्बेडकर जी को जिस हिसाब से मिस इंटरप्रेट किया, वो तो बड़ा मतलब उनकी पूरी इमेज को एक सिर्फ जाति का और एक सिर्फ नैरेटिव का बना देना, उनसे ज्यादा नेशनलिस्ट व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि बहुत कम हुए। वो बहुत नेशनलिस्ट थे और उनको बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। खैर, और बहुत दूरदृष्टि रखते थे, बहुत दूरदृष्टि रखते थे, विजनरी।
खासतौर से राजनीतिक पक्षों में, और भारत को एक क्यों कैसे रखा जाए, मुझे लगता है जितना उनका कंट्रीब्यूशन है डेफिनेटली उसको बार बार उसको डिस्कोर्स में लाया जाना चाहिए। और बहुत अच्छी चीज़ है कि आज हमारे पास वो 370 जैसा कदम भी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई बड़ी अच्छी जजमेंट थी, आपको तो फर्स्ट काम नहीं करा, और कभी रहा तो जजमेंट को लेके भी हम एक सेपरेट डिस्कशन रखेंगे बिल्कुल। और फिर मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इस किताब को ज़रूर पढ़िए, इस किताब को हिंदी में लाने का भी प्रयास किया जा रहा है और कोशिश है, और मेरी गुजारिश भी है कि थोड़ा सा इसका अगर मूल्य कम हो जाए और लॉ स्टूडेंट्स इजली एक्सेसिबल हो जाएगा। अदरवाइज हम ऐसे पब्लिशर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको अलग अलग एनएलयूज की अलग अलग लॉ कॉलेजेस की लाइब्रेरी में पहुंचाया जाए, और हर लॉ स्टूडेंट को, हर लॉ प्रैक्टिशनर को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू।